बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 25 जून के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ये वीडियो और ये इस सीरीज़ की 25वीं ही वीडियो है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम रशिया के अंदर होने वाली जो मिलिट्री बगावत है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके मुतालिक जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बाकी भी जो 25 जून के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के पोर्शन को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और इसके साथ साथ इंटरव्यूज में ये जो सीरीज है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हमारा पहला क्वेश्चन ही ये है कि नेम द ग्रुप विच स्टार्टेड फाइटिंग वॉर अगेंस्ट रशियन आर्मी। अच्छा, रशिया और यूक्रेन की ये जो जंग जारी है ये 24 फरवरी 2022 से ये जंग का आगाज हुआ था जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। उसके बाद से लेके अब तक इस जंग में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। बेसिकली ये जंग है क्या, ये भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल जो यूक्रेन है ये पहले आपको पता है कि यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी साबका रूस का रशियन जो फेडरेशन है उसका ये पार्ट था। और यूक्रेन में दो तरीके के लोग हैं और दो तरीके के सियासी ग्रुप्स हैं। एक लोगों का ग्रुप और सियासी ग्रुप वो है जो कि प्रो यूरोपीय यूनियन है, या आप यूं कह सकते हैं कि प्रो यूएसए और प्रो नेटो ग्रुप है। यानी ये लोग और ये सियासी ग्रुप यूरोपीय यूनियन को, यूरोप के कल्चर को, यूएसए को और नेटो को पसंद करता है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो प्रो रशियन ग्रुप है, और वो आप प्रो कम्युनिस्ट ग्रुप भी उसे कह सकते हैं। यानी वो यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है उससे वो मुतासिर है और वो ये समझता है कि यूक्रेन की जो आइडियोलॉजी है, यूक्रेन का जो कल्चर है वो रशिया के साथ ज्यादा अटैच करता है। यही वजह है कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर के ऊपर जो बहुत ही फेमस रीजन है, दोनबास रीजन जिसे कहते हैं, जहां से लड़ाई का आगाज हुआ। इस दोनबास रीजन में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लुहांस्क है और दूसरा दोनेत्स्क है। ठीक है, दोनेत्स्क। ये जो दो इलाके हैं, इन दो इलाकों के अंदर प्रो रशियन कम्युनिटी का आप कह सकते हैं कि ज्यादा रुझान था। तो इन लोगों ने सबसे पहले यूक्रेन के खिलाफ बगावत का आगाज किया था और यहाँ सेपरेटिस्ट जो ग्रुप थे, जो अलहदगी की तहरीकें चल रही थी, इन लोगों ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ना शुरू की थी और इस जंग को सपोर्ट करना शुरू किया था रशिया ने। और उस वक्त रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत ही क्लोज एलाय थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिस ग्रुप को वैगनर ग्रुप कहते हैं। चुनाचा वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप था जिसने दोनबास और लुहांस और दोनेत्स्क की जो लड़ाई थी उस लड़ाई में रशिया की ईमा के ऊपर यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। और ऑब्वियसली लुहांस और दोनेत्स्क ने 2014 में जो लड़ाई देखने में आई जिसके नतीजे में फिर क्रीमिया का भी एनेक्सेशन हो गया था और क्रीमिया के ऊपर भी रशिया ने कब्जा कर लिया था 2014 में। और इसी वजह से रशिया को जो G8 है उससे निकाल दिया गया था। फिर ये G8 दोबारा से G7 की तंजीम बन गई थी जिसका हाल ही में हिरोशिमा के अंदर सालाना इजलास हुआ था। आपके साथ मैंने वो डिस्कस भी किया था। अच्छा, हुआ ये था कि उस वक्त जो यूक्रेन के अंदर हुकूमत थी वो विक्टर यूशेन्को की थी। और ये जो विक्टर यूशेन्को थे ये आप कह सकते हैं कि प्रो रशियन थे और रशिया की जो पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करते थे। चुनाचा पहले इन्होंने रशिया के साथ जो एक ऑयल ट्रेड की थी, फिर गैस ट्रेड हुई और इस तरीके से दूसरी जो डील्स हुई जिनकी वजह से यूरोपीय यूनियन को ये पसंद ना आए और इन्होंने इनके खिलाफ जो है वो बगावत का आगाज करवाया। और यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ी इनके खिलाफ आप यूं कह सकते हैं कि एहतजाज हुए। चुनाचा इन्हें अपनी हुकूमत छोड़ के वहां से भाग के जाना पड़ा। और फिर बाद में विक्टर यूनुकोविच की गवर्नमेंट आई और फिर अल्टीमेटली वहां पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब हुकूमत कर रहे हैं। ये जो पिछली दोनों हुकूमतें गई हैं, यूनुकोविच की गवर्नमेंट भी और इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट भी, ये रशिया के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब इनकी आइडियोलॉजी प्रो यूरोपीय यूनियन आप कह सकते हैं और प्रो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये प्रो नेटो है। और ये जो वैगनर ग्रुप है, ये वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है जो कि प्राइवेट आर्मी को व्लादिमीर पुतिन ने इंस्टॉल करवाया। तकरीबन 50,000 के करीब लोगों का ये एक आर्म्ड ग्रुप है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो रशिया की है वो असलहा फराम करती है, पैसा फराम करती है और ये लोग रशिया के मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अफ्रीका और सीरिया जो वॉर थी वहां पे भी इन लोगों के, इस ग्रुप के कुछ लोग वहां पर गए थे और उन्होंने जाके रशिया के मफादात को प्रोटेक्ट किया था। चुनाचा ये सारी स्टोरी है जो कि यूक्रेन के अंदर चल रही है। और लुहांस और दोनेत्स्क को अब रशिया तो ये कहता है कि ये एक ऑटोनोमस रीजन है, जबकि यूक्रेन ये कहता है कि ये भी ऑटोनोमस नहीं है, ये हमारा पार्ट है।
और अब ये जो वैगनर ग्रुप है इसने बाकायदा तौर पे रोस्तोव एक सिटी है, ये मॉस्को के नजदीक है रशिया का, वहाँ का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया और फिर इन्होंने मार्च शुरू कर दिया था टुवर्ड्स मॉस्को, और मॉस्को के अंदर बाकायदा छुट्टी का ऐलान भी किया गया और लोगों को घरों में रहने की तंबीह जारी की गई। लेकिन अब हालात थोड़े बहुत कंट्रोल में आ चुके हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट है बेलारूस के, उन्होंने एक डील करवाई है, आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ डील, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के जो लीडर हैं वो अब बेलारूस चले गए हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें वापस लेके आया जाएगा और उस पूरे ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन की आपस में गहरी दोस्ती है और हाल ही में रशिया ने वहां पे अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स भी डिप्लॉय किए हैं, जिसके मुतालिक मैंने आपको प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस में भी बताया था। इसके साथ साथ दुनिया का अगर हम मौकफ देखें तो यूरोपीय यूनियन ये कहता है कि रशिया का इंटरनल मामला है, इसी तरीके से नेटो का भी यही कहना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना है कि हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जबकि अगर हम तुर्की की बात करें, चूंकि रेसेप तय्यिप एर्दोगान के व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो एर्दोगान का ये कहना है कि वो पुतिन को मुकम्मल तौर पे हिमायत करेंगे और इस वैगनर ग्रुप के खिलाफ जो रशिया या पुतिन का एक्शन होगा उसको सपोर्ट करेंगे। चुनाचे ये सारी खिचड़ी पक रही है और मीनवाइल ये अभी पक ही रही थी कि जो वैगनर ग्रुप के लीडर हैं वो चले गए हैं वहां लुकाशेंको के पास बेलारूस में, और मामला अब थोड़े से कंट्रोल में आ चुके हैं। बहरहाल एक किस्म का आप कह सकते हैं कि यूक्रेन वॉर में एक बहुत बड़ा धचका जरूर लगा रशिया को, क्योंकि लार्जली यही लोग डिप्लॉय थे यूक्रेन के अंदर, लुहांस्क दोनेत्स्क में, इसके साथ साथ दोनबास में और बाखमत का जो रीजन है वहां पर भी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि झटका जरूर होगा रशिया के लिए, पुतिन के लिए, और पुतिन का ये इम्तिहान भी है, पुतिन की लीडरशिप का ये इम्तिहान है कि वो किस तरीके से लीड करते हैं और आया एक सिविल वॉर रशिया में होती है या नहीं होती। तो ये मैंने काफी डिटेल में आपको आज चीजें बता दी हैं ताकि आप इन चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकें। और इसके मुतालिक मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है जिसमें मुकम्मल यूक्रेन और रशिया के इशू को डिस्कस किया गया है, वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे भी आप इस पूरे इशू को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। हु इज द लीडिंग वैगनर ग्रुप? अच्छा, ये जो हम जिस लीडर की बात कर रहे हैं कि ये बेलारूस में चले गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पास, जो कि प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, वहां पे चले गए हैं, तो इनका नाम क्या है? ये जो वैगनर ग्रुप के लीडर है इनका नाम है येगिनी प्रेगोजिन्स। ठीक है, येगिनी प्रेगोजिन्स ये इस ग्रुप के लीडर है और आई थिंक ये 1961 के करीब, मुझे याद अगर सही कहा रहा है, मैंने आज पढ़ा था, तो 1961 को ये पैदा हुए थे और फिर बाद में ये लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से कहा जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पे पैदा हुए थे। फिर बाद में इन्हें जेल हो गई थी और फिर जेल से जब रिहा हुए तो इन्होंने एक छोटा सा होटल चलाया, वहां पे ये आप कह सकते हैं कि बर्गर बेचते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका बिजनेस बढ़ने लगा, तो फिर बाद में गैम्बलिंग भी की और दूसरी बहुत सारी चीजों में हिस्सा लिया और फिर रेस्टोरेंट के बिजनेस की तरफ आ गए। और तकरीबन 2000 के अवाइल में इनकी रेस्टोरेंट की जो चेन है, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन इन रशिया, और ये प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे और शेयर होल्डर्स थे ग्रोसरी मार्केट के, और फिर ये पुतिन के करीब, और इन्हें पुतिन का जो जाती शेफ भी माना जाता है कि पुतिन या क्रेमलिन में जितने भी खाने आते हैं जो कि पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह है, वो सारे के सारे जो है ये प्रेगोजिन्स भेजते थे। और चुनाचा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सूप पकड़ना शुरू हो गए और इनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी यारी दोस्ती हो गई और बहुत सारे मामलात को ये डील करना शुरू हो गए। चुनाचा 2014 में फिर इन्होंने, जब ये लुहांस और दोनेत्स्क के अंदर लड़ाई हुई और क्रीमिया की एनेक्सेशन हुई, उस वक्त इन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने ये ग्रुप खड़ा किया और इस ग्रुप को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू असलहा प्रोवाइड किया और ये प्राइवेटली ग्रुप रशिया के मफादात को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट हो गया। अब इसमें एक राय ये भी चल रही है, कुछ अखबार ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो इसके पीछे है कि वो प्रेगोजिन्स को पुतिन के अगेंस्ट लॉन्च कर रहे हैं। और एक अखबार ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो पुतिन है, ये भी राय चल रही है कि जो पुतिन है इन्होंने खुद प्रेगोजिन से कहा है कि आप ये डील कर लें यूएसए और नेटो के साथ, और जैसे वो कह रहे हैं उनकी कहने के मुताबिक आप एक्ट करें ताकि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको ये लगे कि पुतिन या जो रशिया है वो बैकफुट पे चला गया यूक्रेन वॉर में, और फिर बाद में एकदम से पुतिन को दोबारा से अटैक करने का मौका मिले। बहरहाल ये सब मुख्तलिफ अखबारात ने रिपोर्ट किया है, अभी हतमी इसके अंदर क्या चीज आती है वो तो बाद में पता चलेगा।
तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको रशिया यूक्रेन वॉर को लेके माइंड में रखनी है। नेम द करंट क्रेमलिन स्पोक्समैन। क्रेमलिन जो सरकारी एक रिहायशगाह आप कह सकते हैं और सरकारी जो कि मॉस्को के अंदर है, उसके स्पोक्समैन कौन से हैं मौजूदा, तो उनका नाम है दिमित्री पेस्कोव, और ये रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के बड़े करीब समझे जाते हैं। नेम दी एमडी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी एमडी एसएनजीपीएल हु इज डिसमिस्ड ड्यू टू करप्शन। करप्शन की वजह से जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एसएनजीपीएल के, उन्हें फारग कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। उनका नाम क्या है? एमजे हमदानी उनका नाम है। According to International Maize and Wheat Improvement Center, wheat production in South Asia will decline -% till 2050. क्लाइमेट चेंज आपको मैंने जैसे बारहा कहा है कि जब भी करंट अफेयर्स की तैयारी करें उसमें सबसे टॉप पे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी, कार्बन एमिशन, इन चीजों को रखा करें। ये बहुत हॉट इश्यूज हैं आजकल दुनिया भर में। और इसके मुतालिक एक इंटरनेशनल एक कमिटी है, एक सेंटर है जो कि इंटरनेशनली वीट की इंप्रूवमेंट को और वीट के प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करता है। उन्होंने एक सिमुलेशन यानी एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से ये प्रेडिक्ट किया है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से साल 2050 तक साउथ एशिया और अफ्रीका दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, और वहाँ यहाँ गंदम की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में ये जो पैदावार है ये 16% के करीब कम हो सकती है, और ग्लोबली भी कम हो सकती है। तो ये ड्यू टू आपको पता है कि कार्बन इमिशन इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। और इसके साथ साथ दुनिया भर में जो इंडस्ट्रियल ईरा आया था उसके बाद से जो इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया है या रिवॉल्व रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से जो बढ़ते हुए मौसमियाती तगय्युर की वजह से पूरी दुनिया को इनके नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चुनाचा 16% जो वीट है ये पाकिस्तान में और इंडिया में नीचे जा सकती है। नेम दी सऊदी अरेबियाज बिगेस्ट ऑयल कंपनी। सऊदी अरेबिया की एक बिगेस्ट ऑयल कंपनी है जिसकी हाल ही में टोटल एनर्जीज एक फ्रांस की कंपनी है। इसके मुताल्लिक भी मैं अपनी प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियो में भी एक दफा डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल एनर्जीज और चाइना के दरमियान एक एलएनजी की ट्रेड हुई थी जो कि प्योरली चाइना की करेंसी के अंदर हुई थी। युआन सेटल्ड ये डील थी, और ये फर्स्ट युआन सेटल्ड डील थी, यानी जिसमें डॉलर की बजाय युआन के अंदर डील की गई थी। तो टोटल एनर्जीज फ्रांस की कंपनी है उसके दरमियान और सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इनकी नेशनल कंपनी है अरामको, इसके दरमियान एक डील हुई है जिसके नतीजे में अब एक बहुत बड़ी जो ऑयल की आप फैसिलिटी कह सकते हैं वो बनाई जाएगी यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर, और उसको फाइनेंस करेगा टोटल एनर्जीज। विच कंट्री विल होस्ट COP28 समिट। अच्छा, ये जो पेरिस में समिट हुआ था ये ग्लोबली इसी चीज को डिस्कस करने के लिए था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फाइनेंशियल मॉडल के डिस्कशन के लिए था। और तकरीबन 40 के करीब जो लीडर्स थे वो दुनिया भर से इनवाइट किए गए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी वहाँ पे अपनी शमूलियत की थी। और वहाँ पे उनके बहुत सारे लोगों से मुज़ाकरात और मुलाकात भी हुए, जिसमें सऊदी अरेबिया के लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई, इमानुएल मैक्रोन के साथ हुई, क्रिस्टीनिया के जॉर्जिवा के साथ हुई जो IMF की डायरेक्टर हैं, देन यूरोपीय काउंसिल की जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, उनके साथ भी इनके मीटिंग हुई, और अल-सीसी के साथ भी इनके मुज़ाकरात हुए थे। तो लेकिन कोई उसमें रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। तो अब दुनिया ये समझती है कि COP28 की जो इस साल मीटिंग होने जा रही है ये कार्बन इमिशन के लिए बेसिकली होती है, और पेरिस एग्रीमेंट के बाद से ये ज्यादा इसका किरदार बढ़ चुका है। तो इसके ऊपर COP28 अब सब लोग इसके ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं। तो COP28 की जो मीटिंग है वो इस साल की वो UAE के सिटी दुबई के अंदर होगी। जो लास्ट हुआ था वो शर्मुल शेख में हुआ था। शर्मुल शेख जो है ये मिस्र का सिटी है, इसीलिए अल-सीसी के साथ मुज़ाकरात या मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है। याद रखें कि इस साल G20 की भी एक मीटिंग होनी है सितंबर के अंदर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसी साल G7 की मीटिंग भी हुई है, इसी साल अरब लीग की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, 32nd अरब लीग की मीटिंग थी, और कसर क्वाड की मीटिंग्स भी हुई हैं। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स के आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स उनमें ये आपसे चीजें पूछी जाएंगी, मेरी बात याद रखिएगा। G20 है, G7 है, ऑकस है, देन उसके बाद क्वाड है, उसके बाद अरब लीग का जो समिट हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट है, COP27 है, COP28 है, ये सारी चीजें आपसे वहां पे पूछी जा सकती हैं। इसलिए आपको इनके ऊपर कड़ी नजर रखनी है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हुई दी फाउंडर ऑफ जमात अल अंसार फिल हिंद अल शर्किया। ये दरअसल एक मिलिट्री ग्रुप आप कह सकते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी से कह सकते हैं, शिद्दत पसंद ग्रुप है बांग्लादेश का, और ये बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाइयां लड़ता रहता है। और इसके लीडर को अब पकड़ लिया गया है बांग्लादेश की फोर्सेस की तरफ से। तो इसका लीडर और फाउंडर कौन है? उसका नाम है शमीन महफूज। जमात का नाम है जमातुल अंसार फिल हिंद अल शर्किया। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी इज ऑब्जर्व्ड इन
वुमेन इन डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप किसी भी डिस्कशन की बात अगर कर लें तो इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है वुमेन इन डिप्लोमेसी का, कि जमहूरियत में या सफारतकारी में खवातीन का क्या किरदार है, ये 24 जून को मनाया जाता है। 24 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया भर के अंदर। विच इज द ओनली सिटी ऑफ पाकिस्तान लिस्टेड इन EIU's ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया भर के उन शहरों की लिस्ट बनाई गई है जहाँ पे रिहाइश आसान तरीन है, आप कह सकते हैं, या महफूज तरीन भी कह सकते हैं इन अ सेंस। तो इसमें पाकिस्तान की एक ही सिटी को शामिल किया गया और वो कराची है। और इस लिस्ट के मुताबिक टॉप जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है रिहाइश के लिए, वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, जो कि यूरोप का कंट्री है और किसी जमाने में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। तो ये कराची में पाकिस्तान के सिटी कराची को शामिल किया गया। इंडिया के भी 4-5 सिटी उसमें शामिल है। बहरहाल वियना उसके अंदर शामिल हुआ है। और जापान का जो शहर है ओसाका, ये टॉप लिस्ट में आया है एशिया के अंदर, यानी कि एशिया का जो सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए, उसकी लिस्ट में जापान का जो सिटी ओसाका है उसको रखा गया है। नेम द पाकिस्तानी एथलीट हु वन 4 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड इन बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स। बर्लिन के अंदर स्पेशल ओलंपिक्स चल रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि उसकी जो शमा है वो भी पाकिस्तानी जो एथलीट है सना, उन्होंने जलाई थी। तो उसमें 4 मेडल्स विन किए हैं पाकिस्तान के एक एथलीट ने, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है। उनका नाम क्या है? तो ये सैफुल्लाह सुलंगी हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि ये सिंध से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं सुलंगी की वजह से कि ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि इनका ताल्लुक सिंध से होगा। तो मे बी मुझे सर्च करना पड़ेगी। बहरहाल सैफुल्लाह सुलंगी जो है, इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 2 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। तो ये है आज की करंट अफेयर्स की वीडियोस। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, चीजों को कनेक्ट करने में हेल्प मिली होगी। जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूर दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।